अरविंद केजरीवाल अपने बिछाए जाल में खुद ही बुरी तरह से उलझते जा रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने घोटालों से लेकर वसूली करने का प्लान तो पूरी चालाकी से बनाया, लेकिन भांडा ऐसा फूटा कि सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। सत्येंद्र जैन से तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से वसूली का प्लान ये सोचकर बनाया था कि बंदा तो खुद जेल में सड़ रहा है, वो क्या कर लेगा। लेकिन यही सत्येंद्र जैन मात खा गए और सुकेश चंद्रशेखर ने सब कुछ बक दिया। अब सत्येंद्र जैन और उनके गुर्गों पर कानून का शिकंजा कस गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने तिहाड़ जेल की जेल नंबर 4 के तत्कालीन जेल सुपरिटेंडेंट राजकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। राजकुमार पर ठगी और धोखाधड़ी के मामलों में जेल में बंद हाई प्रोफाइल आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से कथित तौर पर 10 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मदद करने का आरोप है। सुकेश चंद्रशेखर भी उस वक्त तिहाड़ जेल में ही बंद था। एलजी ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार राजकुमार ने कथित तौर पर तिहाड़ जेल से चलाए जा रहे हाई प्रोफाइल जबरन वसूली रैकेट में मदद की, जिसके तहत प्रोटेक्शन मनी के रूप में सुकेश से बड़ी राशि ली गई ताकि वो जेल में शांतिपूर्ण तरीके से आराम से रह सके। वैसे इस मामले में पहले से ही सीबीआई की जांच चल रही है। राजकुमार के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय के माध्यम से अभियोजन की मंजूरी के लिए एलजी से अनुरोध किया गया था, जो इस मामले में अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। सुकेश का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने 2018 से 2021 के दौरान उससे व्यक्तिगत तौर पर या राजकुमार और अन्य सहयोगियों के माध्यम से प्रोटेक्शन मनी के रूप में किश्तों में जबरन 10 करोड़ रुपए वसूले थे ताकि वो दिल्ली के विभिन्न जेलों में आराम से रह सके। एलजी ऑफिस के अनुसार राजकुमार तिहाड़ जेल के तत्कालीन डीजी संदीप गोयल का करीबी सहयोगी था और उसने सुकेश से पैसे वसूलने में उसकी मदद की थी। यहाँ तक कि उसने खुद भी मोबाइल वॉलेट के जरिए सुकेश से पैसे वसूलने की कोशिश की थी। गोयल और मुकेश प्रसाद सुकेश चंद्रशेखर से 2019-22 के दौरान किश्तों में 12 करोड़ 50 लाख रुपए उन पर लेने का भी आरोप है। सत्येंद्र जैन, सुकेश, गोयल और मुकेश प्रसाद राजकुमार पर सार्वजनिक सेवकों के रूप में अपने आधिकारिक पदों और शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए सुकेश चंद्रशेखर समेत दिल्ली की जेलों में बंद अन्य हाई प्रोफाइल कैदियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। अरविंद केजरीवाल खुद को विजेता मानकर चल रहे हैं और कांग्रेस को भी इस बात का गुमान है, लेकिन बीजेपी ने पंजाब में ऐसा खेल कर दिया जिससे अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक की जिसने नींद उड़ा दी। असल में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल फिर से एनडीए में वापसी की तैयारी में है। इस बात का अब सिर्फ ऐलान ही होना बाकी है। खबर तब आई जब अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों पंजाब रैली करने जा रहे थे। अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन की खबर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। वजह कुछ महीने पहले हुए जलंधर लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। हालांकि ये सीट आम आदमी पार्टी ने जीती, लेकिन चौथे नंबर पर रहकर बीजेपी ने 3 विधानसभा सीटों पर उसे पीछे छोड़ दिया और बीजेपी अकाली दल के वोट अगर जोड़े जाएं तो आम आदमी पार्टी पिछड़ती दिखेगी। यही वजह है कि केजरीवाल को इस गठबंधन से सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि दोनों पार्टियों के बीच अब सिर्फ सीट बंटवारे का पेंच फंसा है। शिरोमणि अकाली दल पुराने फॉर्मूले की तरह ही पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 8 पर खुद लड़ना चाहती है और 5 सीटें बीजेपी को देना चाहती है, जबकि बीजेपी इस बार ज्यादा सीटें चाहती है और केंद्र और अन्य राज्यों में बढ़ रहे जनाधार को आधार बनाते हुए अकाली दल को 7 और खुद 6 सीटों पर लड़ना चाहती है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला अगले 1 से 2 दिन में तय हो सकता है। दिल्ली में दोनों दलों की बैठकों के दौर के चलने के बाद यहां प्रदेश के संघ नेताओं की बैठक के बाद प्रदेश भाजपा नेताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने की। पंजाब के संघ के नेताओं से अकाली दल के साथ संभावित गठबंधन के संबंध में फीडबैक लेने आए थे। बैठक में प्रदेश भाजपा प्रभारी विजय रूपाणी, सह प्रभारी नरेंद्र रैना, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी अरुण सिंह और राष्ट्रीय महासचिव तरुण शुक भी मौजूद थे। अब दोनों दलों के बीच बातचीत करीब अंतिम दौर में है। बसंत पंचमी के आसपास गठजोड़ की औपचारिक मुहर का ऐलान हो जाएगा। साझा रैली होगी। सूत्रों की माने तो अकाली दल भाजपा के कोटे से 3 सीटें अमृतसर, गुरदासपुर और होशियारपुर के साथ पटियाला भी छोड़ने को तैयार है, मगर भाजपा लुधियाना और जलंधर में से भी 1 सीट मांग रही है। सूत्रों के मुताबिक अकाली दल के कुछ बड़े नेता दिल्ली में पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा से मिलने पहुंचे। एक वरिष्ठ अकाली दल के नेता ने बताया कि 3 वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने भाजपा के दोनों सीनियर नेताओं से मुलाकात की थी। इनमें 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा का पूर्व सांसद भी शामिल था। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी दिल्ली पहुंचे थे। अकाली दल द्वारा गठबंधन की बातचीत का सिलसिला शुरू किए जाने के बाद शीर्ष नेतृत्व ने जाखड़ के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की थी। गठबंधन पर मुहर लगने से पहले सुखदेव सिंह ढींढसा की भी अकाली दल बादल में वापसी तय मानी जा रही है। खास बात यह कि ढींढसा इस समय भाजपा के साथ गठजोड़ में है। शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींढसा पार्टी वर्कर्स के साथ शिरोमणि अकाली दल के साथ जाने के बारे में अपने वर्कर्स से
से विचार किए जाने के लिए दिसंबर में ही कमेटी बना चुके हैं। टींडसा के एक नजदीकी नेता ने बताया कि पार्टी के अधिकांश नेता अकाली दल के साथ वापस जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जो कांग्रेस अब तक दूसरे दलों को चूना लगाती रही, उस कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल ने कायदे से चूना लगा दिया। हालांकि कांग्रेस के संदीप दीक्षित और अजय माकन जैसे नेताओं को शुरू से ही केजरीवाल की नीयत पर संदेह था, लेकिन दिल्ली की सत्ता हासिल करने के चक्कर में कांग्रेस आलाकमान अपने नेताओं की अनसुनी करते हुए केजरीवाल पर भरोसा कर बैठे और अब उन्हीं के हाथों मात खा गए, क्योंकि केजरीवाल ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी, न पंजाब में न दिल्ली में। इतना कहने के साथ ही आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन को टाटा बाय बाय। इंडी गठबंधन को 2 दिन में लगातार दूसरा झटका। एक दिन पहले जयंत चौधरी ने किनारा किया और संसद में जाकर सत्ता पक्ष की तरफ बैठ गए और अब केजरीवाल ने इंडी गठबंधन को ठेंगा दिखा दिया। असल में अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस से कुछ मतलब साधने थे और इसी वजह से आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन में तब तक शामिल नहीं हुई जब तक राज्यसभा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली सेवा बिल को लेकर अपने समर्थन का ऐलान नहीं कर दिया। इसके बाद केजरीवाल पार्टी ने कांग्रेस को एक बार फिर से झांसे में लिया और चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में उसका समर्थन हासिल कर लिया। वो तो चुनाव में खेला हो गया, नहीं तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की मदद से चंडीगढ़ में अपना मेयर बना। आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषित उम्मीदवारों के नाम तक वापस ले पूरा। इन दोनों कामों के पूरा होते ही अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं और मौका पाते ही केजरीवाल ने गठबंधन करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटें और चंडीगढ़ की 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ राज्य में विपक्ष के इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस का एक तरह से अंत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी अगले 10-15 दिनों में इन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। केजरीवाल ने कहा कि 2 साल पहले जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था। जनता ने विधानसभा चुनाव में हमें 117 में से 92 सीटें दी। पंजाब में इतिहास रचा, उनसे हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगने आया हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2 महीने में लोकसभा के चुनाव होंगे। लोकसभा चुनावों के लिए पंजाब से 13 और चंडीगढ़ से 1 कुल 14 सीटें हैं। अगले 10-15 दिनों में इन सभी 14 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। आपको इन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी को जिताना होगा। आम आदमी पार्टी प्रमुख की इस टिप्पणी से पता चला कि पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत आगे नहीं बढ़ी। पिछले महीने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा था कि उनकी पार्टी पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब और दिल्ली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने पिछले महीने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में एक जिससे संकेत मिला था कि वे लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन करेंगे। हालांकि अब केजरीवाल के बयान से साफ है कि दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ। अरविंद केजरीवाल की पार्टी एमसीडी में भी सत्ता में है, लेकिन जो हाल दिल्ली सरकार का है कुछ वैसा ही एमसीडी का। यहां भी बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन, बकाया भुगतान और सैलरी दबाए बैठी है। इस बात से दिल्ली हाईकोर्ट इतना नाराज हो गई कि उसने यहां तक कह डाला कि जल्द ही कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को बकाया पेंशन और सैलरी दें, वरना एमसीडी को बंद कर देंगे। समय पर पेंशन और सैलरी न देने के मामले से जुड़ी करीब आधा दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई और साथ ही नगर निगम कमिश्नर को चेतावनी दी। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम 4 साल से इस मामले को सुनते आ रहे हैं और शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि जब आप बकाया पीड़ितों को देंगे। हम आपको अंतिम मौका दे रहे हैं, अन्यथा हम एमसीडी को बंद करने के लिए कहने का विचार करेंगे। कोर्ट ने नगर निगम को 7वें पे कमीशन के अनुसार बकाया भत्ता देने के लिए कहा। कोर्ट ने नगर निगम को चेतावनी दी है, अगर वे ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो खामियाजा भुगतने को तैयार रहें। नगर निगम की ओर से पेश होते हुए एमसीडी स्टैंडिंग काउंसिल दिव्य प्रकाश पांडे ने कोर्ट को बताया, नगर निगम अगले 10 दिन के भीतर बकाया सैलरी और पेंशन का भुगतान कर देगा। नगर निगम की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई, एक समय पर बकाया 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था, जिसे अब हमने 400 करोड़ रुपए ले आए हैं। कोर्ट ने कहा कि आप अपने कमिश्नर को बता दीजिए, हम कठोर कार्रवाई करेंगे और 4 साल इंतजार नहीं करेंगे।
इस मामले को सिर्फ 4 हफ्ते में खत्म करेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील सत्यकाम ने ये जानकारी दी कि 24 जनवरी को ही दिल्ली सरकार ने नगर निगम को 803 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। बिहार की सत्ता से जब से आरजेडी को धक्का मारकर बाहर किया गया, तब से ही तेजस्वी यादव और उसकी पत्नी बार बार ये कह रहे हैं कि खेला होगा, लेकिन हुआ उसके उलट। तेजस्वी चले तो थे जेडीयू में सेंध लगाने, पर अब उनकी ही पार्टी के 1 दर्जन से अधिक विधायक नॉट रीचेबल हो गए। पाला बदलने से बचाने के लिए कांग्रेस ने तो अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया, लेकिन अति आत्मविश्वास के कारण आरजेडी ने ऐसा नहीं किया। विधानसभा में शक्ति परीक्षण से 2 दिन पहले राजद के लगभग 12 विधायक लालू प्रसाद के रडार से बाहर हैं। उनकी खोज खबर ली जा रही है, फोन मिलाया जा रहा है, जिनके बारे में अता पता नहीं चल रहा है। उनके नज़दीकियों के पास विशेष दूत भेजने का प्रयास किया जा रहा है। वे कहाँ हैं? सतत संपर्क में रहने से कन्नी क्यों काट रहे हैं? सूचना है कि अब तक लगभग 1 दर्जन विधायकों से लालू का संपर्क नहीं हो रहा। जो विधायक संपर्क में हैं भी, उनके बारे में भी संशय कम नहीं हो पा रहा। लालू की पहुंच से दूर रहने वाले विधायक मुस्लिम यादव समीकरण के बाहर हैं। हालांकि राजद पहले से ही मानकर चल रहा है कि उसके 2 विधायक आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद और मुकामा की नीलम देवी का खेमा बदल चुका है। दोनों का राजद से मोह भंग हो चुका है, किंतु ताज़ा परेशानी लगभग 10 अन्य विधायकों के कन्नी काटने से जुड़ी है। सूत्रों का कहना है कि राजद के एक पूर्व मंत्री के आवास पर 3-4 दिन पहले गुप्त बैठक हुई थी, जिसमें राजद में रहकर क्या खोया क्या पाया पर आत्मविश्लेषण किया गया था। इस बैठक का निष्कर्ष अन्य विकल्पों पर विचार करने का भी था। सूत्रों का दावा यह भी है कि राजद की विपरीत दिशा में चलने का रास्ता यहीं से निकला। तेजस्वी यादव स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए शक्ति परीक्षण के दिन जिस खेला होने की बात कर रहे हैं, बहुत संभव है कि उनके साथ ही न हो जाए और जरूरत के वक्त उनके कुछ विधायक सदन में अनुपस्थित रहें। राजद कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा के साथ बनी बिहार की नई सरकार की विधानसभा में 12 फरवरी को परीक्षा है। इसी दिन विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, जिससे साफ हो जाएगा किसके पक्ष में कितने विधायक हैं। अब तक कांग्रेस विधायकों के सबसे ज़्यादा टूटने का डर था। यही कारण है कि 19 में से 16 विधायकों को करीब हफ्ते भर से बिहार से बाहर हैदराबाद के रिसोर्ट में रखा गया, जहां कांग्रेस की सरकार है। भाजपा जदयू की तरफ से भी एहतियात बरता जा रहा है। विधायकों पर नजर रखी जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले राजद नेता तेजस्वी यादव के दिए उस बयान का मतलब निकाला जा रहा है, जिससे उन्होंने कहा था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तेजस्वी का संकेत सदन में नीतीश कुमार की नई सरकार को बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक संख्या से है। बिहार में बहुमत साबित करने के लिए कम से कम 122 विधायक चाहिए। सत्ता पक्ष के पास 128 विधायक हैं। 4 विधायकों वाली पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को विश्वसनीय नहीं माना जा रहा। पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी ने पहले ही ये बताकर सत्ता पक्ष को आशंकित कर दिया कि लालू प्रसाद की तरफ से उन्हें सीएम पद का ऑफर दिया गया था। यदि उन्होंने निष्ठा बदली और सत्ता पक्ष में कोई अनहोनी हो गई तो भरपाई के लिए राजद के असंतुष्ट विधायकों का सहारा चाहिए। ऐसे में राजद के कुछ विधायक अनुपस्थित रहकर सत्ता पक्ष को मदद पहुंचा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने विपक्ष पर सीएए बम फोड़ डाला और ऐलान कर दिया कि चुनाव से पहले पूरे देश में सीएए कानून लागू कर दिया जाएगा। अमित शाह के इस ऐलान के बाद विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। जहां विपक्ष अब तक इसका विरोध करता रहा है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हिंदुओं, सिखों, परसाइयों और ईसाइयों को देश की नागरिकता दी जानी है। लेकिन ये बात न विपक्ष को भली लग रही है, न मुसलमानों को। अमित शाह ने ऐलान किया कि चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू किया जाएगा। अप्रैल और मई महीने में चुनाव होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। ये वादा मूल रूप से कांग्रेस ने ही उनसे किया था। उन्होंने विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को सीएए लेकर गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीएए केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया था कि अगले 7 दिन के अंदर सीएए लागू किया जाएगा। ये विधेयक दिसंबर 2019 में ही संसद में पास हो गया था। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी
विधेयक को मंजूरी दे दी और इसके बाद ये कानून बन गया। सीएए को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाएं धरने पर बैठ गईं। बीते साल भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। इस कानून के मुताबिक 3 पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। जो लोग 2014 तक किसी प्रताड़ना के चलते भारत आए हैं उनको नागरिकता मिलेगी। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल होंगे। ये विधेयक 2016 में ही लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। इसके बाद इसे 2019 में फिर से पेश किया गया। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी थी। इसके बाद 2 साल कोरोना का ही प्रकोप रहा। इस कानून के तहत 9 राज्यों के 30 से ज्यादा डीएम को भी विशेष अधिकार दिए जाएंगे।